नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का दिशा मैयर्स के इस प्लेटफॉर्म पर। साथियों, बहुप्रतीक्षित यूबीपीसीएस का रिजल्ट जारी हो चुका है और रिजल्ट बहुत बड़ा है। देखिए, 15,000 से ज़्यादा लोगों ने क्वालिफाई किया है। रीज़न यह है कि सीट बहुत ज़्यादा है। अभी तक बस लोग अनुमान लगा रहे थे सीटें कितनी हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन के आने के बाद 200 के आसपास नोटिफिकेशन आता है और ये डिस्क्लोज नहीं हो पाता कि कितनी सीटें हैं। इन जो इन्फॉर्मेशन लोगों को मिलती है तो उसके अकॉर्डिंग कुछ एग्जैक्ट नहीं पता चल पा रहा था। हाल फिर भी लोगों ने ये अनुमान लगाया था कि इस बार बड़ी वैकेंसी है और रिजल्ट ज़्यादा आने वाला है। दूसरा मुद्दा क्या था कि भाई इतने सारे क्वेश्चन डिलीट हो जाते हैं, तो अब उसमें किसका रिजल्ट होगा, कौन बाहर होगा, कट ऑफ का अंदाजा नहीं लग पाता है। जैसा कि रिजल्ट देख के लग भी रहा है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जिनका 82 या 84 था वो डिसक्वालीफाई हैं, और जिनका 72 था वो क्वालिफाइड हैं। तो रीज़न इसके पीछे वही है कि जो इतने क्वेश्चंस डिलीट होते हैं, अब उसमें मान लो जिसके क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा गलत थे डिलीट होने वाले, उसे बेनिफिट होगा। जिसके उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा सही रहे होंगे, सही क्वेश्चन डिलीट हो गए, तो वो इस ट्रैप में आ जाता है और बाहर हो जाता है। तो मैं हमेशा यही कहूँगा कि देखिए, इस दुर्भाग्य से बचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए प्रीलिम्स के लिए, और अपने प्रीलिम्स को सुरक्षित बनाने का पूरा प्रयास करना चाहिए। सुरक्षित स्कोर किसी भी कंडीशन में 90 प्लस माना जा सकता है। तो उसके नीचे के जो भी हैं वो एक तरह से, अगर इस जो क्वेश्चन डिलीट हो रहे हैं उस रेंज में अगर वो आ जा रहे हैं, उनके ज़्यादा सही क्वेश्चन डिलीट हो जा रहे हैं, तो हमेशा बाहर होने की संभावना रहती है। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति कही जाएगी। तो मैं यही कहूँगा, फिलहाल जिनका नहीं हुआ है वो भी निराश ना हो, क्योंकि अभी देखिए 2025 की वैकेंसी आ चुकी है, फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो आप उसको उसके अकॉर्डिंग अपनी रणनीति बनाइए और लग जाइए प्रीलिम्स के लिए। बाकी जिनका हो गया है उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। और शुभकामनाओं का एक बड़ा रीज़न ये भी कि भाई देखिए, आज रिजल्ट आ रहा है, आज है 28 फरवरी, आपका मेंस होना है 29 जून से। ठीक है, सीधे सीधे 4 महीने का समय मिल रहा है, लगभग 120 दिनों का। ऐसा बहुत कम होता है कि आपको रिजल्ट के बाद ठीक इतने दिन मिल रहे हों। यानी कि आप अगर अभी तक इधर उधर कहीं व्यस्त थे, आपका रिजल्ट हो गया है, तो आप सब काम छोड़ के जीरो से स्टार्ट करेंगे, तब भी इस परीक्षा को पास करने की पूरी संभावना रहेगी। पास ही नहीं, जिनका एक बेस बना होगा वो अगर सही से लग गए तो वो टॉप कर सकते हैं। एसडीएम तो कहीं नहीं गया है ढंग से, जिसने 4 महीने दे दिए अपने। तो अब देखिए, इसका अगर मैं थोड़ी सी इस पे स्ट्रेटजी पे बात करूं, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कैसे इसका बेहतर उपयोग किया जाए, या तैयारी की शुरुआत कहां से की जाए, इस पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं पहले। तो सबसे पहला काम, जिसको सिलेबस अच्छे से अंडरस्टूड है, जिसने सिलेबस को अच्छे से लर्न किया हुआ है, तो उसे तो सिलेबस देखने की उतनी ज़रूरत नहीं है, फिर भी एक नज़र उसे भी डाल ही लेनी चाहिए। अदरवाइज जो बिगनर हैं और प्रीलिम्स क्वालिफाई किए हैं, उनके लिए सबसे पहले है कि सिलेबस को रीड करें, अच्छे से देखें। सिलेबस को रीड करने के बाद पीवाईक्यूज को देखें। पिछले 7-8 सालों के पेपर को देखें, जब से नए पैटर्न पे एग्जाम हो रहा है उसको देखें। देखें ही नहीं, उसको सॉल्व करें। कोई अच्छा सॉल्व उठा लाएं मार्केट से। इसके दो फायदे होंगे, एक तो क्वेश्चन के ट्रेंड पे उनकी पकड़ बनेगी, समझ बनेगी क्या ट्रेंड है यूपीपीसीएस के क्वेश्चंस का, कैसे क्वेश्चन ज़्यादातर हाल फिलहाल में पूछे जा रहे हैं। दूसरा, बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि रिपीट होते हैं, तो वो क्वेश्चन आपके एज इट इज तैयार हो जाएंगे। तो शुरुआत के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है। उसके बाद जो कहीं ऐसी जगह पे रह रहे हैं, दिल्ली या प्रयागराज जैसी जगहों पे, एक अच्छा सा कोई जाके ऑफलाइन या ऑनलाइन इंस्टीट्यूट, बेहतर होगा कि आप ऑफलाइन जाएं, क्योंकि वो आपको एक एग्जाम हॉल का एक्सपीरियंस मिल जाएगा, वहां जाके इनरोल्ड हो जाएं, टेस्ट लिखें। टेस्ट जो है इसका की फैक्टर है। मतलब अगर इस एग्जाम को, मेंस को निकालना है तो टेस्ट आप लिखो। आप अगर टेस्ट नहीं लिख सकते हो जाके, तो टाइम फ्रेम में घर पे ही आंसर राइटिंग करो। थोड़ा ये मुश्किल होता है, बट अगर ये कर ले तो बहुत अच्छा। अच्छा देखिए, अब घर पे आंसर राइटिंग करने के बाद आएगा कि भाई हमारा जो
आंसर है वो इवेलुएट कैसे होगा? तो उसके लिए ये है कि आप पहले तो उसको सेल्फ इवेलुएट करो, आपके कुछ कलीग्स हों जो मेंस वगैरह दिए हों, इंटरव्यू दिए हों, आप उनको दिखाओ अपने आंसर्स, आपस में एक ग्रुप बनाओ, एक दूसरे के आंसर्स देखो, कमियों को फाइंड आउट करो। मॉडल आंसर अगर आपको मिल रहा है उसका मॉडल आंसर देखो, नहीं तो खुद मॉडल आंसर बनाओ, और उसके बाद फिर से आगे लिखो आंसर। जो किसी इंस्टीट्यूट में जाके टेस्ट दे रहे हैं या ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हैं, वो उसके फीडबैक को देखें, जो भी आंसर्स पे फीडबैक दिए जा रहे हैं उसको फॉलो करें, और मॉडल आंसर को जरूर देखें। लेकिन मैं ये कहूंगा कि अपनी मौलिकता पे भी ध्यान दें, ये नहीं कि जो मॉडल आंसर मिल रहा है बस उसी को पूरी तरह से फॉलो करें, अपने मौलिक पॉइंट्स उन सबको डालने की कोशिश करें। आप अपनी आंसर राइटिंग को रिच करने के लिए कुछ काम कर सकते हैं, जैसे कि शॉर्ट नोट्स का बहुत रोल होता है। सभी पेपर के आप शॉर्ट नोट्स बना लो, शॉर्ट नोट्स जो हो वो कीवर्ड्स में हो, आप कीवर्ड्स में शॉर्ट नोट्स बनाओ, ऐसे हो कि जिसे बार बार रिवाइज कर सको। बहुत लेंदी नोट्स नहीं बनाना, समय है, आप कीवर्ड्स में शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, और जिसके पहले से बने हुए हैं उसके लिए तो बहुत अच्छी बात है। तो आप ये काम कर लो। शॉर्ट नोट्स में के अलावा आप एक ऐसी और डायरी बना लो या कोई नोट्स बना लो जिसमें आप डेटा और एग्जाम्पल लिख लो, अलग से रख लो इसको लिख के, कि अब जब आप टेस्ट सीरीज लिखने जाओ या जब आप आंसर्स लिखो तो फॉलो करो कि आपने जो नोट्स में पॉइंट लिखे हुए हैं या आपके पास जो डेटा और एग्जाम्पल है उसको उसमें इनपुट होना चाहिए, आंसर्स में जाना चाहिए। ये नहीं कि हम इसको बस एग्जाम हॉल में ही जो डेटा और एग्जाम्पल याद कर रहे हैं इसको एग्जाम हॉल में ही उतारेंगे सीधे, ये नहीं करना है आपको। टेस्ट पेपर में ही इसको लिखने की कोशिश करनी है और उसको एकदम रियल एग्जाम मान के टेस्ट दीजिए अपना। अब सवाल उठता है कितने आंसर्स लिखे जाएं या कितने टेस्ट लिखे जाएं। तो आइडियली अगर मैं बोलूं, फुल टेस्ट की बात अगर मैं करूं, देखिए 6 पेपर हैं आपके, ठीक है, 6 पेपर हैं। अगर 6 जीएस के पेपर को रखा जाए, एक एक पेपर में आप अगर 10-10 फुल टेस्ट लिखोगे तो कितने हो गए? 60 टेस्ट हो गए ये। इसके अलावा हिंदी का पेपर है आपका, हिंदी को यहां हल्के में नहीं लेना है किसी भी कीमत पे, ये आपका मेरिट में आपकी पोस्ट डिसाइड करता है ये पेपर। हिंदी में जो 100+ होते हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट सेलेक्टेड टॉपर्स की कॉपी आप देखेंगे 115, 15, 20 तक करते हैं। तो जिसने यहाँ बढ़त ले ली वो आपकी रैंक डिसाइड करेगा। तो आपको इसको बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है, इसका भी टेस्ट लिखना है। तो हिंदी की आप भी कोशिश करिए 10 टेस्ट लिख दीजिए। अब उसके बाद बात आती है एस्से की। एस्से में भी सेम इसी तरह इसको सीरियस ढंग से कम 10 एस्से लिखिए, ठीक। 60, 10, 70, 10, 80, 80 टेस्ट मिनिमम जिसने लिख लिया। और अगर आप, मैं तो कहूंगा 100 टेस्ट का टारगेट लेके चलिए कि एग्जाम से पहले मुझे 100 टेस्ट लिखने हैं, टाइम फ्रेम में 3 घंटे के टाइम फ्रेम में। इसको आप जो है 10-10 ही रखिए, इसमें आप और बढ़ा दीजिए, 2-2 ऐड कर दीजिए, या आप ये 10-10 पेपर लगाने के बाद जिसमें आपको थोड़ा सा लो कॉन्फिडेंस लगे जिस पेपर में, उसमें और टेस्ट लिख जाइए, ठीक है। अगर ये जिसने कर लिया उसका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता, मैं इस बात का दावा कर सकता हूं। जिसने ये नहीं किया कितना भी पढ़ ले सिलेक्शन मुश्किल होगा। एकदम कड़वी बात है, बुरी लग सकती है। आप 12 घंटे पढ़ो, 14 घंटे पढ़ो, अगर आप टेस्ट नहीं लिखोगे, आंसर्स नहीं लिखोगे, तो आपकी परफॉर्मेंस एग्जाम हॉल में बहुत मुश्किल हो जाएगी, सीधी सी बात है। अब जो पैटर्न है ये पूरा आंसर राइटिंग का खेल है। जिसने जितनी प्रैक्टिस कर ली, और आप कितना भी अपने दिमाग में स्टोर कर लो, कॉपी में तभी उतरेगा जब उसकी पहले आप प्रैक्टिस कर चुके हो। दूसरा कोई रास्ता होता नहीं है। तो ये आपको करना ही पड़ेगा। जिसने ये कर लिया उसका रिजल्ट नहीं रुकेगा, ये भी तय बात है। तो अभी मैं इस वीडियो में बस इतनी ही बात लेकर आ रहा हूं। आगे मैं कुछ सेशन ले आऊंगा जिसमें मैं पर्टिकुलर पेपर्स वाइज आंसर राइटिंग पे वो सेशन होगा, एस्से पे कुछ सेशन होंगे। बीच बीच में मैं लाता रहूंगा, आप लोगों का मोरल बूस्टअप करता रहूंगा।
तो अभी मैं यही कहूँगा कि एक स्ट्रेटजी के साथ आप लोग लग जाइए पूरे जोश के साथ, बहुत पर्याप्त टाइम है, बहुत अच्छी वैकेंसी है। तो जिनका भी प्रीलिम्स हुआ है इस मौके को प्लीज़ ना गंवाइए आप लोग। और फिर से मैं बोलूँगा जिनका नहीं हुआ है उन्हें भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा सा जो क्वेश्चंस की रेंज होती है अब इसमें आप कुछ कर नहीं सकते हो। ये हर बार ऐसा होता है। ये बच्चों ने इसके लिए सब हर स्तर पे प्रयास कर लिया, आयोग में जाके डेलीगेशन लेके जाना, मीटिंग करना, मेल करना, हर एक स्तर पे, लेकिन इसका अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं निकल पाया है। हर बार ही इवन नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ते जा रहे हैं विवादित प्रश्नों के। तो अब क्या कर सकते हैं इसके लिए? आप इसलिए इस तरह का स्कोर करिए कि ये इस लफड़े से हमेशा आप बाहर रहो। तो उसका तरीका यही है, आप 90 प्लस का टारगेट लेके चलो। और कोई बड़ी बात नहीं है। देखो प्रीलिम्स क्या है, वो बैठ के पढ़ने का एग्जाम है, क्योंकि फैक्ट की रेंज बहुत ज़्यादा है। जैसे अब इस तरह का इस बार का जो पेपर आया था, इतना लेंदी पेपर था, डेट डे टाइम इन सबको, मतलब फैक्ट उसमें कई लाइनों में फैक्ट पूछे गए थे। तो जिसने भी नंबर ऑफ रेंज जिसकी रीच ज़्यादा फैक्ट तक होगी, ओबियसली जिसने बार बार बहुत सारे फैक्ट को पढ़ा होगा, लूसेंट भी पढ़ा होगा, पेपर भी सॉल्व करके गया होगा पिछले सालों के, लक्ष्मीकांत को अच्छे से पढ़ा होगा, तो करंट को बहुत अच्छे से विभिन्न सोर्सेज से पढ़ा होगा, तो उसकी रेंज बहुत ज़्यादा रही होगी फैक्ट की, संभावना बढ़ जाती है। तो कतई प्रीलिम्स को हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। 2025 जिनका नहीं हुआ है 2025 के लिए वो सीख लें और वो लक्ष्य निर्धारित करें। मैं तो कहता हूँ 100 क्वेश्चन का आप लक्ष्य लेकर चलो, 133 कि मुझे 2025 में 100 क्वेश्चन करने हैं। जो इस लक्ष्य के साथ चलेगा 90 तक आएगा। वो 100 का लक्ष्य कर लेके चल रहा हो तो जरूरी नहीं आपका 100 ही क्वेश्चन सही हो। मान लो 90, 92, 93, तो उसको फिर प्री का संकट नहीं रहेगा। अदरवाइज आप इस जोन में हमेशा रहोगे, इस डार्क जोन में, तो फिर वो मामला किस्मत का हो जाता है, लॉटरी जैसा हो जाता है कि आप कोई भी इन हो सकता है, कोई भी बाहर हो सकता है। तो फिर से लास्ट में बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिनका भी प्रीलिम्स निकल गया है वो लग जाएं, अपना एक दिन भी बर्बाद ना करें। धन्यवाद।